कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए दक्षिण कौशल क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड SSC रेलवे एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नीरज कुमार और आपका स्वागत है दक्षिण कौशल क्लासेस पे। इस प्लेटफॉर्म पर आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड और सौरमंडल की, जिसमें हम जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ है विश्व भूगोल को लेकर, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। विश्व भूगोल पढ़ना आज उतना ही बहुत इम्पोर्टेंट जितना भारत का भूगोल, क्योंकि विश्व भूगोल से भी अब क्वेश्चंस आपके आने लगे हैं विभिन्न एग्जाम्स में। तो हम आज ब्रह्मांड और सौरमंडल पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को पसंद करते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन पर जाकर आपको जाना होगा गूगल प्ले स्टोर पर और वहाँ से दक्षिण कौशल क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना होगा, जहाँ आप हमारे विभिन्न कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड लेक्चर 2 के बारे में, जिसमें हम देखने वाले हैं ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में। ठीक है, अब देखिए, ब्रह्मांड और सौरमंडल को अगर जानना है तो सबसे पहले ब्रह्मांड को जानना होगा। ठीक, सामान्यतः हम ब्रह्मांड की परिभाषा से यह देखते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर जो चीज़ें हमको दिख रही हैं, जो अंतरिक्ष दिख रहा है, यही ब्रह्मांड है। जिसमें तारे हैं, है ना, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये बहुत सारी चीज़ें, यही सब ब्रह्मांड के अंतर्गत आती हैं। तो हम इसी चीज़ को और अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। ब्रह्मांड, ठीक, इसको हम इंग्लिश में यूनिवर्स भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? यूनिवर्स या कॉस्मोस भी कहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड को हम यूनिवर्स या कॉस्मोस के नाम से जानते हैं। इस कॉस्मोस जो शब्द है, इसका अर्थ होता है सुव्यवस्था। ठीक, ठीक, और इसी सुव्यवस्था से ये ब्रह्मांड को इन्होंने क्या किया है, कल्पना की है, और इसकी परिभाषा दी है कि पृथ्वी के चारों ओर जो चतुर्दिशिक सुव्यवस्थित अनंत विस्तार पाया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। तो ये अगर हम मान लेते हैं कि हमारी धरती है, तो हम तो ज्योग्राफी को ऐसे ही पढ़ते हैं ना। ज्योग्राफी को हम जो पृथ्वी है उसको मानव निवास के रूप में अध्ययन करते हैं, और इसी को केंद्र में रखकर हम चीज़ों को सोचते हैं। मानव को केंद्र में रख के और पृथ्वी को केंद्र में रख के चीज़ों को सोचते हैं कि वो कैसे हमको इफेक्ट कर रही हैं, ठीक, वो हमसे कैसे रिलेटेड हैं। तो इसी पृथ्वी के चारों ओर जो अनंत विस्तार पाया जाता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इसी को हम क्या नाम से जानते हैं? ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं। ठीक, और इस ब्रह्मांड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं हम कॉस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। ठीक, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। पहली बार इस शब्द का प्रयोग सन 1730 में जर्मन दार्शनिक थे क्रिश्चियन वोल्फ, उन्होंने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। ठीक, अगर हम सामान्य परिभाषा के रूप में देखें तो ब्रह्मांड से आशय ग्रहों, उपग्रहों, तारों, सौरमंडल, आकाशगंगाओं, इन सभी का सम्मिलित जो पुंज है, सम्मिलित रूप जो है, वही ब्रह्मांड है ना। तो हम इसको कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम देखते हैं ब्रह्मांड, ठीक, ब्रह्मांड जो है वो अनेक आकाशगंगाओं से मिलकर बना है। ठीक, उन आकाशगंगाओं में क्या है? अनेक सौरमंडल हैं। ठीक, उन आकाशगंगाओं में क्या है? अनेक सौरमंडल हैं, और उन अनेक सौरमंडल में क्या होते हैं? उसके अंदर चीजें क्या हैं? सूर्य होगा, ठीक,
एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। हमारा जो सौरमंडल उसमें एक सूर्य है, ठीक। ग्रह होंगे, देखो तारे ही सूर्य होते हैं, है ना। तारे, हमारे जो सौरमंडल है उसमें तारा जो है उसका नाम सूर्य है, सन है, ठीक। तो अनेक सूर्य हो सकते हैं। तो सूर्य है, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ठीक। सैटेलाइट है, जैसे जैसे हमारी पृथ्वी ग्रह है, शुक्र ग्रह है, बुध ग्रह है बृहस्पति, ये सब ग्रह हैं। उपग्रह जैसे हमारा चंद्रमा, ये क्या है, उपग्रह है, ठीक। उल्का पिंड हो सकते हैं, ठीक। उल्का पिंड क्या होते हैं, बड़े बड़े क्या होते हैं, चट्टानी संरचनाएं होती हैं जो क्या करती हैं, ब्रह्मांड में विचरित हो करती रहती हैं। ये ग्रह नहीं होते हैं, है ना। ग्रह से छोटी आकृति में होते हैं, उपग्रहों से छोटी आकृति में होते हैं, लेकिन इनका आकार बहुत बड़ा होता है, ठीक। इसके अलावा धूमकेतु, ठीक। तो धूमकेतु भी क्या है, हर सौरमंडल में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने स्ट्रक्चर को समझा। अब देखते हैं आगे, सौरमंडल से संबंधित जो पहले विचारधारा क्या थी ये देखते हैं, ठीक। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम चीज़ों को सामान्य रूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, ज्योग्राफी तो एकदम से डेवलप नहीं हुआ, है ना। धीरे धीरे सब्जेक्ट के रूप में डेवलप हुआ। पहले के लोगों के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो अंतरिक्ष में जाकर चीज़ों को देखें कि क्या थी। तो पहले के लोगों को ज्ञान नहीं था कि उनको लगता था कि भैया हम पृथ्वी पर हैं, है ना, पृथ्वी चपटी है, अगर हम समुद्र में बहुत आगे जाएंगे तो उसके नीचे गिर जाएंगे, ठीक। इसके अलावा और ये कॉन्सेप्ट आपको क्रिश्चियनिटी और मोहम्मदन जो थ्योरीज हैं उनमें देखने को मिलेगा, ठीक। बाद में जब पुनर्जागरण काल आता है तब आप वर्ल्ड हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो उसमें आपको समझने को मिलेगा कि जब पुनर्जागरण का काल आता है यूरोप में, तब वो इन चीज़ों से परिचित होते हैं कि भैया पृथ्वी चपटी नहीं है, गोल है, ठीक। पृथ्वी का चक्कर सूर्य चंद्रमा नहीं लगा रहे हैं, पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगा रही है और चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्कर लगा रही है। ये पश्चिमी विचारधारकों की चीज़ें पता नहीं। इंडियन जो आपके खगोल विज्ञान है उसमें ये चीज़ें थी, लेकिन जो पश्चिमी विचारक थे, पश्चिमी धार्मिक विचारक थे, उनको ये चीज़ें पता नहीं थी। तो पुनर्जागरण काल के बाद बहुत सारे परिवर्तन आए, इन चीज़ों का खंडन हुआ, ठीक। उसके बाद क्रिश्चियनिटी ने डेवलपमेंट किया, ठीक। तो अनेक थ्योरीज हम देखते हैं। तो पहले सौरमंडल की जब अगर हम प्रारंभिक विचारधाराओं की बात करते हैं, प्रारंभिक विचारधारा की बात करते हैं कि लोग पहले क्या सोचते थे ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में, तो पहली एक थ्योरी हमको देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी, ठीक। इसको हम हिंदी में जानते हैं भू केंद्रीय सिद्धांत के रूप में, ठीक। अब ये भू केंद्रीय सिद्धांत था क्या, ठीक। इसको समझने के लिए हम एक मैप का यूज करेंगे जहां से आपको चीजें ज्यादा यहां पर क्या होंगी जी, क्लियर होंगी, ठीक है। ये देखिए, ये आपको इमेज दिख रही है, ठीक। पहली इमेज जो है वो जियोसेंट्रिक थ्योरी की है, दूसरी इमेज जो है वो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी की है। तो देखते हैं हम जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो जियोसेंट्रिक जो थ्योरी थी वो उसको देने वाले थे क्लॉडियस टालमी। कौन थे? क्लॉडियस टालमी, ठीक। ये आते क्लॉडियस टालमी, है ना, मिस्र के विद्वान थे ये, मिस्र अर्थात यूनान, है ना, ठीक, ग्रीक, इसके विद्वान थे ये। और क्लॉडियस जो टालमी थे उन्होंने कहा कि भैया ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? पृथ्वी है। कौन है? पृथ्वी है, ठीक है। क्या कहा उन्होंने कि ब्रह्मांड के केंद्र में ना ये पृथ्वी है।
और ये चंद्रमा और सूर्य इसके चारों चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, और ग्रह भी उसके चारों चक्कर लगा रहे हैं, ये सभी ग्रह। ठीक, ये किसने कहा? क्लॉडियस टाल्मी ने। इसलिए इसको जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया, क्योंकि जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, धरा, है ना। और जब धरा, पृथ्वी को केंद्र में रखकर आप कोई थ्योरी देंगे तो वो तो कहलाएगी जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी सिंपल सी चीज़ यही है कि पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में माना गया। जियोसेंट्रिक थ्योरी यह कहती है यह थ्योरी, और इसको किसने दिया? क्लॉडियस टाल्मी ने दिया। दूसरी जो थ्योरी है वो है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। देखो, मैं बताया ना कि पहले लोगों को पता नहीं था, तो क्लॉडियस टाल्मी ने देखा भैया कि हम तो स्थिर हैं और हमारे चारों सूर्य चंद्रमा घूम रहा है, एक तरफ से उगता है दूसरे तरफ से डूब जाता है। तो उसके बाद आते हैं आपके कोपरनिकस, निकोलस कोपरनिकस। ठीक, तो जो दूसरी थ्योरी है उसको बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक, हेलियोसेंट्रिक जो थ्योरी है इसको देने वाले हैं आपके निकोलस कोपरनिकस। ठीक, ठीक है जी। तो हेलियोसेंट्रिक जो थ्योरी है वो दिया निकोलस कोपरनिकस ने। हेलियो का अर्थ होता है यूनान में सूर्य, ठीक, नर्क का देवता। ठीक, तो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक, और ये महोदय आते हैं निकोलस कोपरनिकस और ये कहते हैं कि भैया टाल्मी जी ऐसा नहीं है। ठीक, खैर टाल्मी जी से इनका संवाद तो नहीं था, क्योंकि 140 ईस्वी में क्लॉडियस टाल्मी ने यह थ्योरी दी थी। और मैंने पहले बताया कि पुनर्जागरण का काल 16वीं से 17वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास यूरोप में पुनर्जागरण का उद्भव होता है, जब लोगों को ज्ञान की अनुभूति होती है, वापस से वो नई चीज़ें सीखते हैं। तो 1534 में सूर्य केंद्रित सिद्धांत देते हैं निकोलस कोपरनिकस, और ये इनकी एक किताब थी रनिंग कमेंट्री। पोलैंड के ये निवासी थे। रनिंग कमेंट्री इनकी एक किताब थी, उसमें उन्होंने बताया कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है, अर्थात सौरमंडल के केंद्र में है। उस समय ब्रह्मांड का मतलब सौरमंडल ही था। और उन्होंने ये कहा कि भैया पृथ्वी ब्रह्मांड केंद्र में नहीं है, कौन है? हमारा सूर्य है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है मून अर्थात चंद्रमा। ठीक, और बाकी ग्रह भी किसका चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ये कौन कहता है? निकोलस कोपरनिकस कहता है। ठीक, कौन कहता है? निकोलस कोपरनिकस कहता है। ठीक, समझ में आया? तो यहां से पुनर्जागरण चालू होता है यूरोप में। चलिए, वो तो इतिहास का विषय है, लेकिन मैं आपको यहीं पर बताना चाहूंगा, है ना, ये सब पश्चिमी विचारक हैं, लेकिन यह जो थ्योरी जो है, ये वाली जो थ्योरी है ना, ठीक, ये तो इनको अभी पता चला, लेकिन हमारे जो खगोल वेदता थे, हमारे जो खगोल शास्त्री थे विद्वान थे, उन्होंने बहुत पहले इन चीज़ों को बता दिया था। कोपरनिकस के 1000 वर्ष पूर्व ही, ठीक, कोपरनिकस के बताने के 1000 वर्ष पूर्व ही किसने बता दिया था? वराहमिहिर ने इसको बता दिया था कि भैया, ठीक, क्या है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। ठीक, इससे पहले भी हमको बहुत सारे हमारे वेदों पुराणों में भी ये चीज़ें थी। तो वराहमिहिर ने कोपरनिकस के 1000 पहले, यानी मान लीजिए 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास, है ना, इन्होंने ये बता दिया था कि भैया सूर्य केंद्रित सिद्धांत है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट थ्योरी पर आते हैं। एक थ्योरी है ग्रही कक्षा सिद्धांत।
ठीक, इसको एक्चुअल में आपको पढ़ना पड़ेगा, जब ग्रह पढ़ेंगे तब। ठीक, ग्रही कक्षा सिद्धांत जो है वो दिया है जोहान्स केपलर ने। ठीक, किसने? जोहान्स केपलर ने। और जोहान्स केपलर जो है ना, वो ये थ्योरी देते हैं कि क्या है आपका, ग्रहों की क्या होती है, कक्षा होती है, और उसी में ही वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। चलिए अब इसको समझने का कोशिश करते हैं। जोहान्स केपलर के ग्रही कक्षा सिद्धांत की 3 थ्योरियां हैं। ठीक है, पहली जो थ्योरी है उसको बोलते हैं ग्रहीय कक्षा का सिद्धांत या परिपथ का सिद्धांत। ठीक, क्या? ग्रही कक्षा का सिद्धांत। तो ग्रही कक्षा का सिद्धांत यह कहता है, पहली जो थ्योरी है वो कहती है कि हर ग्रह की क्या होती है, अपनी एक कक्षा होती है। ठीक, और उस निश्चित कक्षा या परिपथ में वो क्या करता है, चक्कर लगाता है। ये वाली देखिए इमेज, देखिए आप, ये देखिए ये पृथ्वी हमारी। ठीक, ये आपको पृथ्वी दिख रही है। ये जो पृथ्वी है ना, ये क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। किसका चक्कर लगा रही है? सूर्य का चक्कर लगा रही है। और एक किसमें लगा रही है, एक निश्चित परिपथ में लगा रही है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? एक निश्चित परिपथ में क्या कर रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो पहली थ्योरी यही कहती है कि हर ग्रह की अपनी कक्षा होती है और वो उसी कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है। दूसरी जो थ्योरी है वो है ग्रहीय क्षेत्रफल का सिद्धांत। ठीक, ये थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी ग्रह अपनी परिक्रमा के दौरान जब भी सूर्य के निकट आता है, ठीक, क्या करता है, जब भी ग्रह कोई क्या करता है, परिक्रमा के दौरान सूर्य के निकट आता है तो उसकी गति या वेग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और जब वह सूर्य के से दूर जाता है तो उसके वेग में कमी आती है। हम इसको आप दोलन सिद्धांत भी कह सकते हैं। आप एक तरीके से, जैसे आप देखते हैं एक पत्थर को हम बचपन में रस्सी से बांधकर घुमाते थे चारों ओर, जब पास की ओर खींचते थे तो उसका वेग बढ़ता था, दूर की ओर खींचते थे, दूर की ओर उसको करते थे तो उसका वेग कम हो जाता था। ठीक, तो इसका संबंध सीधा सा वेग है। अगर सूर्य के क्या होगा, करीब होगा ग्रह, ठीक, तो क्या होगा, वेग क्या होगा जी, अधिक होगा। ठीक, अगर सूर्य से क्या होगा, ग्रह दूर होगा, ठीक, तो वेग क्या होगा आपका यहाँ पर, कम होगा। ठीक, इसे कहते हैं ग्रही क्षेत्रफल का सिद्धांत। ये देखिए, ये सूर्य की पोजीशन है अलग अलग। यहाँ पर सूर्य क्या है, दूर पर है, चंद्रमा सॉरी हमारी पृथ्वी क्या है, दूर पर है सूर्य से। ठीक, तो इन पोजीशंस में इस जो ग्रह का वेग है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये क्या करता है, सूर्य के पास आता है यहाँ पर, तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका वेग में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है फिर से। यानी एक तरह से पास आकर फिर छोड़ना, फेंकना की तरह होगा। यहाँ से ये देखो, ये दूर गया, ये फिर आया, फिर अपनी ओर खींचा, फिर वेग में वृद्धि। ठीक, तो यही ये सिद्धांत है इसका। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है, ग्रही क्षेत्रफल का सिद्धांत, कि जब भी कोई ग्रह सूर्य के नजदीक आता है तो क्या होता है, उसके वेग में वृद्धि हो जाती है, और सूर्य से दूर जाता है तो वेग में कमी हो जाती है। तीसरी जो थ्योरी है वो है आपकी आवर्तकाल का सिद्धांत। ठीक, अभी आवर्तकाल का सिद्धांत क्या है? आवर्तकाल का सिद्धांत ये कहता है कि जो ग्रह सूर्य से जितना नजदीक होगा उसका आवर्तकाल उतना ही कम होगा, और ग्रह जितना दूर होगा उसका आवर्तकाल क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। अब सबसे पहले तो तुमको ये समझना कि आवर्तकाल क्या। ठीक, आवर्तकाल से आशय किसी भी ग्रह को सूर्य की परिक्रमा में लगा समय ही आवर्तकाल कहलाता है। ठीक, किसी ग्रह के द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं,
आवर्तकाल कहते हैं। तो ये आवर्तकाल का सिद्धांत जो है सीधे से संबंधित है वेग के सिद्धांत से। सीधी सी बात है भाई कि अगर कोई ग्रह का वेग है ना अधिक होगा तो उसको किसी परिक्रमा करने में कम समय लगेगा, और अगर वेग आपका कम हुआ तो उसको समय ज़्यादा लगेगा। तो यही थ्योरी है कि भाई अगर सूर्य से क्या हो, करीब हो कोई ग्रह, तो क्या होगा यहाँ पर आवर्तकाल, ठीक, टाइम क्या लगेगा, सीधी सी बात है, समय क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक। लेकिन अगर वो सूर्य से दूर है तो उसको आवर्तकाल लगेगा, क्या होगा, आवर्तकाल क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा समय लगेगा, टाइम समझ लो इसको, सीधी सी बात है ना। तो उसको घूमने में, परिक्रमा करने में ज़्यादा समय लगेगा, ये थ्योरी ये कहती है, ठीक। यहाँ पर देखिए आप, ठीक, ये मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक। सूर्य से अगर दूर है कोई ग्रह तो उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर पास है तो कम समय लग रहा है, ठीक है। क्लियर हुई चीज़ें हैं आपको? चलिए, तो ये आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। चलिए अब आगे हम बात करते हैं हमारे आकाशगंगा की, ठीक। गैलेक्सी, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, गैलेक्सी कहते हैं आकाशगंगा को। अब देखो, आकाशगंगा को जानने से पहले आपको इसके उद्भव के बारे में जानना होगा, ठीक। क्या होता है, जब भी कोई आकाशगंगा बनती है तो उससे पहले वो क्या होती है, निहारिका होती है, नेबुला होती है, ठीक। तो हाइड्रोजन गैस के बादल होते हैं, ठीक। किसके, हाइड्रोजन गैस के बादल, ठीक। अब देखो ये क्या होते हैं, ये विशाल गैसों के संलयन से क्या होता है, बहुत ही तेजी से घूमने लगते हैं। ये जब कण एक दूसरे से टकराते हैं ना तो बहुत ही क्या होते हैं, ये तेजी से घूमने लगते हैं, ये ऐसे ऐसे घूमने लगते हैं, ठीक। और यहाँ पर सेंटर में ये ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर रहती है, ठीक। और ये इतनी तेजी से घूमने लगते हैं, है ना, ठीक। यही हाइड्रोजन गैस के बादल, ये किसकी तरह दिखते हैं, कुहासा की तरह दिखते हैं ये, ठीक। तो ये इनसे क्या होती है, आपके क्या होती है, धूल और गैस के बादलों के मिश्रण से जब ये इकट्ठा होने लगते हैं ना यहाँ पर, तो ये अनेक क्या करते हैं, ग्रह सूर्य फॉर्म करते हैं, ठीक। तो ये जो पहली पोजीशन होती है, हाइड्रोजन गैस के बादल जो होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। क्या कहते हैं, निहारिका, ठीक। इंग्लिश में से कहते हैं नेबुला, ठीक। नेबुला पहली पोजीशन है जब क्या होता है, कोई आकाशगंगा बनता है, ठीक। समझ में आ रहा है? तो लैटिन में इसको नेबुला कहते हैं, हिंदी में इसको निहारिका कहते हैं, ठीक। और इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है, कुहासा होता है, ठीक। तो धूल व गैस के बादल बहुत तेजी से घूमने लगते हैं और प्रकाश में आकाशीय पिंडों का निर्माण करते हैं, है ना। इसी कारण इनको क्या कहते हैं, नर्सरी ऑफ स्टार कहते हैं। किनको, किसको कहते हैं जी, निहारिकाओं को, ठीक। नर्सरी ऑफ स्टार्स कहते हैं, किसको कहते हैं, निहारिका को, ठीक है। क्यों कहते हैं, तारों को जन्म देते हैं ये, ठीक। नए तारे बनते हैं यहाँ पर, है ना, समझ में आया। अब यही निहारिका आगे जाकर किसका रूप ले लेते हैं, आकाशगंगा का रूप ले लेते हैं, ठीक। ये तो इस तरह की आपको आकाशगंगाएं देखने को मिलेगी, ठीक। आकाशगंगा अनेक तरह की हो सकती हैं, ठीक। एक इमेज के माध्यम से वापस से मैं आपको शो करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। ये देखिए,
ठीक, ये हमारी आकाशगंगा है, आपको दिख रही है, ठीक है। तो ये भैया हमारी आकाशगंगा है। तो आकाशगंगा जो है ना, आकाशगंगा का जो निर्माण है ना, वो कैसे होता है, नीहारिका से होता है, ठीक। तो ये बन गई आकाशगंगा, नीहारिका क्या बन गई, आकाशगंगा बन गई, ठीक। आकाशगंगा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैलेक्सीज कहते हैं, ठीक, गैलेक्सी कहते हैं, है ना। अब आकाशगंगा क्या है, असंख्य तारों का क्या है, समूह है, ठीक, जिनके मध्य क्या होता है, खाली स्थान होता है, ठीक। और इन खाली स्थान के मध्य की दूरी को हम प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर से मापते हैं, ठीक। समानता ये कैसी होती है, स्पाइरल शेप में होती है, स्पाइरल, ठीक, ये आप देख सकते हो स्पाइरल शेप में है ये, है ना, क्लियर है। अब जो हमारी आकाशगंगा है ना, उसका नाम है दुग्ध मेखला, ठीक, या जिसको हम मंदाकिनी नाम से जानते हैं, मंदाकिनी भी कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी, ठीक। इंग्लिश में इसको कहते हैं मिल्की वे, क्लियर हुआ। अब इस मिल्की वे या मंदाकिनी की जो क्या है, एक भुजा है ना, जिसको हम कहते हैं ओरियन आर्म, ओरियन भुजा, है ना। ये 3rd नंबर की भुजा है हमारी किसकी, आकाशगंगा की, ठीक। इसी ओरियन भुजा में हमारा सौरमंडल स्थित है, ठीक। ओरियन सिग्नस आर्म भी कहीं पर देखने को मिल सकता है आपको, है ना, शिकारी भुजा भी कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में आपको, है ना। तो ओरियन आर्म में यह स्थित है हमारा सौरमंडल, ठीक, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब देखो ये मंदाकिनी की जो पड़ोसी है ना, ठीक, ये हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, और इसकी पड़ोसी आकाशगंगा का नाम है एंड्रोमेडा या देवयानी, देवयानी या एंड्रोमेडा, ठीक, ये पड़ोसी है। तो पृथ्वी में है ना, हमारी सबसे नजदीक की आकाशगंगा कौन होगी आपकी, कौन होगी जी, देवयानी होगी, ठीक है। चलिए, तो हमारा सौरमंडल ओरियन आर्म में स्थित है, क्लियर है आपको। अब देखिए ये जो दुग्ध मेखला है ना, मंदाकिनी, इसके बारे में हम अपन फैक्ट देखते जाते हैं। तो पहला फैक्ट ये है कि इसका जो आकार है ना, वो कैसा है, ये आपको जानना है, ठीक। इसके केंद्र को क्या कहते हैं, इसको जानना है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, इसके केंद्र को कहते हैं बल्ज। क्वेश्चन आपको पूछता है कि आकाशगंगा के केंद्र में क्या होता है, तो आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इस मंदाकिनी के केंद्र को हमने जाना कि बल्ज कहते हैं। अब देखिए इस हमारी जो मंदाकिनी है ना, इसका आकार जो है, ये आपको पूछता है कई बार, तो सिर्फ स्पाइरल नहीं है, ठीक, इसको बोलते हैं दंड सज्जित सर्पिला का आकृति है इसकी, ठीक। तो याद रखिएगा, दंड सज्जित सर्पिलाकार, ये इसका आकार है, किसका, हमारी आकाशगंगा का, ठीक। इसमें 3 भुजाएं हैं, कितनी भुजा हैं, 3 भुजा हैं हमारी आकाशगंगा में, ठीक, क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको बात, है ना। क्या है, इसके केंद्र को बल्ज कहते हैं, आकार दंड सज्जित सर्पिलाकार है, भुजाएं 3 है इसकी, ठीक है जी, क्लियर है ना, ठीक।
अब देखो इन 3 घूर्णनशील भुजाओं में ही, है ना, हमारी आकाश हमारा जो सौर मंडल है वो स्थित है। ठीक, क्लियर है, समझ में आया? और इसी सौर मंडल में हमारा सूर्य, ग्रह और उपग्रह स्थित है। ठीक, तो आप याद रखिए, क्वेश्चन आपको पूछेगा, ये बताइए हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो मंदाकिनी है, मिल्की वे है या दुग्ध मेखला है? ठीक, इसके सबसे पड़ोस की आकाशगंगा का नाम क्या है? देवयानी या एंड्रोमेडा है। ठीक, इसके बाद जो सबसे नज़दीक है सेकंड नंबर पर, ये भी बता देता हूँ, सेकंड नंबर पर जो नज़दीक है वो है NGC-33, ये सबसे नज़दीक है। क्लियर है? आकाशगंगा जो हमारे केंद्र है उसको बल्ज कहते हैं। इसका आकार जो है दंड सजित सर्पिलाकार है। भुजा इसकी 3 स्पाइरल से भुजाएं हैं। ठीक, अच्छा आपको पता है क्या कि सूर्य जो है ये भी किसी के चक्कर लगाता है? सूर्य जो है इस बल्ज का चक्कर लगाता है। ठीक, इसी बल्ज का चक्कर लगाता है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आपने देखा कि भैया क्या यहां आगे आकाशगंगा क्या है। अब नेक्स्ट है हमको देखना है तारामंडल। तारामंडल, ठीक, कॉन्स्टलेशन भी बोलते हैं या स्टार ग्रुप भी कहते हैं। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कॉन्स्टलेशन या स्टार ग्रुप होता क्या है। ये देखिए, ये देखो, ये है हमारा आकाश। ठीक, और पृथ्वी से देखने पर हमको जो विभिन्न तारे दिखते हैं, है ना, उन तारों को हम क्या करते हैं, एक आकृति में व्यवस्थित कर देते हैं, तो जो बहुत ही आकर्षक होती है। तो तारामंडल क्या होंगे? पृथ्वी के, है ना, क्या पृथ्वी के चारों ओर, है ना, या मंदाकिनी में पाए जाने वाले व्यवस्थित तारे या विशिष्ट आकृति के तारे को हम क्या कहेंगे? विशिष्ट आकृति किसकी? तारों की क्या कहलाती है? तारामंडल कहलाती है। अब क्वेश्चन आपको पूछेगा कि इनकी संख्या कितनी है, टोटल नंबर्स ऑफ कॉन्स्टलेशन कितने हैं? तो इनकी संख्या है 88। कई जगह आपको 89 भी देखने को मिल सकता है। क्लियर है, समझ में आया? तो 88 या 89 तारामंडल की संख्या है ना। आप देखो यहाँ पर कितनी सारे आकृतियां आपको दिख रही हैं। ये देखो, ये वाला जो है ये आपको दिख रहा है ग्रेट बियर तारा समूह। ठीक, दिख रहा है ना जी, ये क्या है? ग्रेट बियर तारा समूह है ना। समझ में आ रहा है आपको? ठीक, तो इस तरह से आपको बहुत सारी ये जो आकृतियां देखने को मिलती है, इसी को हम तारामंडल कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 88 है। कई जगह आपको 89 भी देखने को मिलेगा। ठीक, इसी में है एक सप्तऋषि। सप्त ऋषि तारामंडल, ये क्या है भैया? ये 7 तारों का समूह है। ठीक, अच्छा, आपको क्या पता है कि सप्तऋषि जो होते हैं ये 2 तरह के हैं यहाँ पर। ठीक, एक को बोलते हैं लघु सप्तऋषि, एक को बोलते हैं वृहद। ठीक, ये 2 तरह के हैं। ठीक, एक है लघु और दूसरा है वृहद। ठीक, जो छोटा है ना, लघु है, उसको बोलते हैं उर्सा माइनर। उर्सा माइनर, इसको बोलते हैं लिटिल बियर। कई जगह आपको डाइपर शब्द का भी प्रयोग मिलेगा। ठीक, लिटिल बियर तारा समूह। ठीक, और दूसरा है उर्सा मेजर। ठीक, उर्सा मेजर, इसको बोलते हैं ग्रेट बियर या बिग बियर। ठीक है, समझ में आया? तो 2 सप्तऋषि देखने को मिलते हैं हमको आकाश में, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। क्लियर है? ठीक, अब आपको दिखाऊं,
ये देखिए, आप इमेज के थ्रू देखने की कोशिश करिए यहाँ पर, है ना। ये देखो, यहाँ पर दो सप्तऋषि आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक, ये आपको देखने को मिल रहा है, ये वृहद है। ये आपको जो देखने को मिल रहा है ये वाला, ये क्या है, छोटा है या स्मॉल है। ठीक, अब यहां पर आप देखिए पोलर स्टार की पोजीशन। ये है आपका पोलर स्टार, ये क्या है, ध्रुव तारा। ठीक, हमको पता है ध्रुव तारा हमेशा किधर की ओर चमकता है, उत्तर की ओर चमकता है। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ध्रुव तारा, है ना, क्या बोलते हैं, सप्तऋषि के किस ओर चमकता है। ठीक, और ये किसका हिस्सा है। तो याद रखिएगा ध्रुव तारा जो है ये लिटिल बियर तारा समूह का हिस्सा है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ध्रुव तारा लिटिल बियर तारा समूह का हिस्सा है, ना कि ग्रेट बियर तारा समूह का। पहला चीज, ये चमचे की जो आकृति आपको दिख रही है ना, है ना, तो ये बड़ा वाला चमचा का हिस्सा नहीं, छोटा वाला चमचा का हिस्सा है। ठीक, तो लिटिल बियर तारा समूह का हिस्सा है कौन, ध्रुव तारा, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज आपको यह जाननी है कि ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ध्रुव तारा, है ना, किस ओर होता है। तो जो वृहद आपको ऊषा मेजर दिखेगा, वृहद सप्तऋषि तारा, उसके सामने दिखता है कौन, आपका ध्रुव तारा। ठीक, और जो आपका ऊषा माइनर होता है, छोटा सप्तऋषि होता है, उसके जस्ट पीछे में होता है कौन, आपका ध्रुव तारा। ठीक है, क्लियर है। अगर हम इसको आसमान में देखने की कोशिश करें तो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये देखिए, ठीक, ये आसमान में आपको कुछ इस तरह से चमकता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो वृहद है, वृहद के जस्ट सामने की ओर है। ठीक, ये ध्रुव तारा किस ओर है, बड़े सप्तऋषि के सामने की ओर। ठीक है, अभी पोलर बियर, इसको बियर क्यों बोलते हैं, ये इसका इमेज आप देख लो। ठीक, तो आपको कुछ चीज़ें समझ भी यहाँ आएंगी। ये देखिए, इसलिए इसको कहते हैं पोलर, है ना, बियर कहते हैं, लिटिल बियर और ग्रेट बियर। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। चलिए, ठीक, तो समझ में आया आपको। ऐसे ही आपको एक और तारामंडल देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये वाला, ये जो है इसको बोलते हैं हम ओरियन या हंटर स्टार कहते हैं। ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं मृग तारा। क्या कहते हैं, मृग तारा। ठीक, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है ना, आपने स्कूल में पढ़ा होगा ये चीज, है ना। ठीक, उसके बाद एक है हाइड्रा स्टार समूह। ठीक, ये वाली, इसको बोलते हैं हाइड्रा। ठीक है, ये हाइड्रा स्टार। क्लियर दिख रहा है जी आपको, समझ में आया चीजें। ठीक है, चलिए, अब ये तो आपको समझ में आएगा कि भैया तारामंडल होता क्या है। सुव्यवस्थित विशिष्ट आकृति के तारों को क्या हम कहते हैं, क्या कहते हैं जी, तारामंडल कहते हैं। लेकिन इससे एक डिफरेंट चीज है जिसको बोलते हैं हम राशि या नक्षत्र। क्या कहते हैं, राशि या नक्षत्र। ठीक है, राशि या नक्षत्र इससे डिफरेंट चीज है। ठीक, ये किससे संबंधित है, राशि या नक्षत्र का ज्ञान खगोल विज्ञान की एक शाखा है। ठीक, जिसको बोलते हैं ज्योतिष विज्ञान। ठीक, तो खगोल विज्ञान की एक शाखा है ज्योतिष, इससे संबंधित है आपको राशि नक्षत्रों का ज्ञान। ठीक, अभी क्या होता है कि तारों की एक विशिष्ट ये भी आकृति होती है। ठीक,
तारों की विशिष्ट आकृति होती है, ये भी है ना। लेकिन इसको ना क्या कर दिया जाता है, किसी पशु का नाम दे दिया जाता है या किसी वस्तु का नाम दे दिया जाता है। ठीक, समझ में आया। और ठीक, और इसे ही क्या कहते हैं, इसी जो नाम दिया जाता है इसी को कहते हैं हम राशि कहते हैं। ठीक, जब विशिष्ट तारों का समूह, विशिष्ट आकृति के तारों का समूह हो जिसको कोई नाम दे दिया गया हो, जैसे आप देखते हैं बहुत सारी राशियां होती हैं, मेष है ना, कुंभ है, ठीक, मकर है, वृश्चिक है, ये सब क्या है, राशियां हैं। ठीक, अब आप बोलेंगे कि सर ये राशि कितनी होती है, 12 होती है। ठीक, कितनी राशियां होती हैं, हम सभी जानते हैं 12 राशियां होती हैं। अब ये 12 राशियां ही क्यों होती हैं, देखो सूर्य जो है 12 माह में इन 12 विशिष्ट, है ना, तारा समूहों से होकर गुजरता है। ठीक, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, राशियां कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 12। तो इन 12 विशिष्ट तारा समूहों से या राशियों से होकर गुजरने के कारण इसको क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। समझ में आया बात, है ना। और आपको पता होना चाहिए, है ना, पृथ्वी जो है एक राशि में कितने दिन होती है, 30 दिन होती है। ठीक, 30 दिन रहती है एक राशि में। और इसी राशि को, है ना, इन राशियों को हमने किस में बांटा हुआ है, नक्षत्र में बांटा हुआ है। इन 12 राशियों को हमने किस में बांट दिया है, नक्षत्र में। ठीक, और इनकी संख्या कितनी है, तो नक्षत्रों की संख्या कितनी है, 27 है। कौन, आपके नक्षत्रों की संख्या कितनी है, 27 है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इसको कहा जाता है दक्ष की पुत्रियां कहा जाता है। इन 27 जो नक्षत्र होते हैं इनको क्या कहता है, दक्ष की 27 पुत्रियां कहा जाता है। ठीक, भारतीय जो मनीषी हैं, भारतीय जो हैं, है ना, ऋषि हैं, विद्वान हैं, ये एक 28वां नक्षत्र भी कहते हैं जिसको का नाम दिया है इन्होंने अभिजीत। ठीक, तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है नक्षत्रों की संख्या कितनी है, तो 27 है जी। क्लियर है, मैंने आपको एकदम बृहद रूप से इसको समझाने की कोशिश की है। मैं आपको इमेज के थ्रू इसको और अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये दिख रहा है, ये सूर्य जो है ना, 12 राशियों से होकर गुजरता है और अपने घूर्णन काल के दौरान, है ना, परिक्रमण काल के दौरान, और इसी कारण कितनी राशि होती है, 12 राशि होती हैं। ठीक, इन 12 राशियों को हम अलग अलग किसमें विभाजित करते हैं, आपके नक्षत्रों में, जैसे रोहिणी है, कृतिका है, मरणी है, अखनी है, भाद्रपदा है। ठीक, ये दिख रहा है ना आपको, ये सब क्या है, ये पूरे ये जो है ये क्या है, नक्षत्र है। ठीक, और ये क्या है जी, ये है राशि। ठीक, ये हमारा सूर्य है। क्लियर, समझ में आपको। और अगर मैं आपको राशियों की आकृति दिखाने की कोशिश करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये इस इमेज से आप देखिए, ये राशियां हैं आपकी। ठीक, अब मुझको बताएंगे ये कौन सी राशि है। ये देखो कौन सी राशि है, वृश्चिक है। छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना बिच्छी, ये वृश्चिक राशि। ठीक, ऐसे ही ये देखिए वर्गो है, लियो है, कैंसर है, जेमिनी है, टॉरस है, एरीज है ना, ये सब क्या है, राशियां हैं। कितनी है इनकी संख्या, 12 है। क्लियर, चलिए हो गया, समझ में आया आपको यहां पर। ठीक है,
अब इससे ज़्यादा डीप पढ़ने की कोशिश आपको नहीं करनी है। ठीक, मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है। ठीक है जी। अब हम जब तारों की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे न्यूट्रॉन स्टार की और ब्लैक होल की। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रॉन स्टार की। न्यूट्रॉन स्टार, ठीक। चलो ये ना लेक्चर, ये वाली हम कल आगे एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। कुछ ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत भी होगा आपको। कल हम लोग बात करेंगे न्यूट्रॉन स्टार, कृष्णविवर अर्थात ब्लैक होल के बारे में। ठीक, हम तारों के बारे में बात करेंगे, उनमें ऊर्जा कैसे पैदा होती है, उनका जीवन मरण का चक्रण कैसे होता है। ठीक, और इसके अलावा हमारा जो सूर्य है उसके बारे में भी हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम इसको अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और ध्यान से आप क्या करिए, हमारा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिए, चैनल वहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। उसको फॉलो करिए टेलीग्राम को, है ना, जहाँ से आपको डेली करंट अफेयर और वैकेंसीज़ की अपडेट मिलेंगी। प्ले स्टोर से आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर बहुत सारे फ्री कंटेंट और फ्री टेस्ट आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे। प्ले स्टोर पे आपको जाना है, दक्षिण कौशल क्लासेस आपको हिंदी में लिखना है। आपको येलो कलर की आइकन में एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल वीडियोस, है ना, और फ्री टेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में।